नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 जीव विज्ञान का प्रथम पाठ, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। अब प्रश्न उठता है कि जीवों में जनन कैसे होता है, जनन क्या है, कितने प्रकार का होता है आदि कुछ हमें समझना है। तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। यदि हम जीवों में जनन की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हमें समझना पड़ेगा जीवन क्या है, जीवन काल क्या है। तो आइए इसे समझने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग सा एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। देखने का मतलब ये है कि आइए अब हम इसे समझते हैं। देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का क्रमिक विकास होता है और उसके बाद बच्चा पढ़ता लिखता है। कुछ समय बाद एडल्ट हो जाता है, यंग हो जाता है, वयस्क हो जाता है और फिर नौकरी करता है। नौकरी के पश्चात उसकी शादी होती है, उसके खुद के बच्चे होते हैं और समय चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वह वृद्ध हो जाता है। जब वह वृद्ध हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ध्यान दें, यही तो है जीवन कि एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी किया, शादी हुई, उसके खुद के बच्चे हुए और अंत में वृद्धावस्था आई और उसकी मृत्यु हो गई। तो आप देखा कि ये जीवन है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन काल क्या है। तो अभी तक हमने क्या समझा? जीवन क्या है ये हमने समझा। अब हम समझेंगे जीवन काल। जीवन काल ये क्या होता है। देखिए, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को, किसी जीव के जन्म को लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। जैसे कोई एक जीव, मान लीजिए कोई एक जीव है जो एक जब से जन्म लिया लगभग 10 वर्ष तक जिया। जन्म से 10 वर्ष, तो जीवन काल क्या हुआ उसका? 10 वर्ष हुआ। उसी प्रकार देखिए, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जन्म से 70 वर्ष, तो जीवन काल क्या हुआ? जन्म से 70 वर्ष के बीच के समय को ही हम क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। यहाँ पे बरगद का उदाहरण लें, बरगद का उदाहरण लें तो इसका जीवन काल जो होता है 200 से 300 वर्ष होता है। और इसी प्रकार कई उदाहरण हमारे पास हैं जिसका या जिस प्रकार या उन जीवों का अलग अलग जीवन काल होता है। तो हमने समझा जीवन क्या है, जीवन काल क्या है। अब आगे हम समझेंगे इसको विस्तार से। देखिए, याद रखें, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, याद रखें, जीवन काल छोटा हो या बड़ा, किंतु जीव को एक दिन मरना पड़ता है। देखिए, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जीव को एक दिन मरना पड़ता है। अब इसका मतलब क्यों मरना पड़ता है? क्योंकि जीव इस पारितंत्र का एक हिस्सा है, इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। हम जानते हैं कि हर 20 मिनट में जीवाणु 2 भागों में बढ़ जाता है। जीवाणु क्या करता है? जीवाणु 2 भागों में बढ़ जाता है और पुराना वाला जीवाणु नष्ट हो जाता है, और पुराना वाला जीवाणु जो होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवाणु में लगातार विभाजन चलता रहता है। तो हमने देखा कि जीवन काल
कुछ मिनट से कुछ घंटों तक, कुछ घंटों से कई घंटों तक, कुछ दिनों तक या कई सौ दिनों तक का हो सकता है, कई सौ दिनों का हो सकता है। पर जीव को एक दिन मरना पड़ता है, क्योंकि यह इस इकोसिस्टम परितंत्र का हिस्सा है। अब ध्यान देना, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर सभी जीव को मरना पड़ता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर, क्या एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं? अब आपके मन में यही तो प्रश्न उठा होगा कि क्या सर एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं? देखिए, वे अमर नहीं होते हैं, मृत्यु उनकी भी होती है, लेकिन उनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पान है, वह डेथ नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, वह है डिवीजन। देखिए, एक छोटा सा मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ आया, यह कुछ समय बाद विभाजन किया, 2 प्रोटोजोआ में बट गए, पुराने वाले प्रोटोजोआ का अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पे इसको देखें तो ये नष्ट हो गया। अब ये 2 अलग नए नए छोटे प्रोटोजोआ बना लिए, छोटे छोटे 2 नए प्रोटोजोआ बना लिए। ये विभाजन करेंगे, कुछ समय बाद ये बढ़ जाएंगे, इस प्रकार ये बढ़ जाएंगे। ये विभाजन करेंगे, कुछ समय बाद ये बढ़ जाएंगे। इस प्रकार प्रोटोजोआ में लगातार विभाजन प्रोसेस या विभाजन प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपने देखा कि देखिए, पहले 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8 हुआ, मतलब 1, 2, 4 और यहाँ पे 8 हो गए। तो आपने देखा कि प्रोटोजोआ अपने आप मर नहीं रहा है, वह एक ही प्रोटोजोआ 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और जिसके द्वारा 2 नए प्रोटोजोआ बन जा रहे हैं। तो आपने देखा कि प्रोटोजोआ मर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, यदि आप प्रोटोजोआ जहाँ पर रहता है, मान लीजिए यहाँ एक जलाशय है, यहाँ एक जलाशय है, यहाँ पर कई सारे प्रोटोजोआ रहते हैं। अब आपने क्या किया, बाहर से क्या किया, कोई रसायन डाल दिया। जब बाहर से आप कोई केमिकल या रसायन डाल देंगे तो प्रोटोजोआ मर जाएंगे। देखिए, मृत्यु इनकी भी होती है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो निश्चित नहीं है। मृत्यु प्रोटोजोआ की होती है, यदि आप बाहर से कोई रसायन ला के डाल देंगे तो प्रोटोजोआ मर जाएगा। लेकिन आप कह दीजिए कि अपने आप प्रोटोजोआ की मृत्यु कभी नहीं होती है, और इनमें लगातार विभाजन चलता रहता है। तो हमने क्या देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनमें लगातार विभाजन चलता रहता है। तो हमने ये देखा, और यही कारण है कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। कैंसर कोशिकाओं की खास बात होती है कि कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं। कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि जब तक इनको उचित पोषण मिलता रहेगा, इनके रहने की या इनके आवास में कोई त्रुटि या परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये कभी नहीं मरेंगी, लगातार विभाजन करती रहेंगी। तो ध्यान दें, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, यदि इनको उचित पोषण मिलता रहा, ये कभी नहीं मरेंगी, लगातार विभाजन करती रहेंगी। तो हमने कैंसर कोशिकाओं के बारे में समझा। तो देखिए, हमने आज ये देखा। अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कुछ इमेज दिए गए हैं, एनसीईआरटी में कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनके जीवन काल आपको इंटरनेट से पता करके बताना है। तो इमेज को देखिए। पहले है आपका एलिफेंट की औसत आयु जो होती है वह 60 से 90 वर्ष होती है। एलिफेंट या हाथी की जो औसत आयु होती है वह 60 से 90 वर्ष होती है। दूसरा है कुत्ते का जीवन काल 20 से 30 वर्ष होता है। कुत्ते का जीवन काल 20 से 30 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है गुलाब। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गुलाब का जो जीवन काल होता है वह 5 से 7 वर्ष होता है। गुलाब का जीवन काल 5 से 7 वर्ष होता है। और तितली का इसमें दिया गया है कि 1 से 2 हफ्ते होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते होता है। उसी प्रकार कौवे का जीवन काल जो होता है वह 15 वर्ष होता है। इसकी प्राकृतिक मृत्यु 15 वर्ष के बाद हो जाती है या होती है। उसके बाद हम देखें आगे, केला है, बनाना।
तो केले का जो जीवन काल होता है, केले का जीवन काल 2 से 5 वर्ष होता है। देखिए, केले का जो बाहरी भाग होता है, जो वृक्ष की तरह होता है, वह 1-2 वर्ष में नष्ट हो जाता है, लेकिन जो वास्तविक वृक्ष होता है या भाग होता है, वह 5 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर हम आगे देखेंगे गाय। गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 20 से 25 वर्ष होता है। उसके बाद हम देखेंगे पैरट मतलब तोते का जीवन काल 140 वर्ष होता है। कितना? 140 वर्ष होता है। इसकी प्राकृतिक मृत्यु 140 वर्ष के बाद होती है। उसके बाद हम देखेंगे मगरमच्छ का जीवन काल। देखिए, मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जीवन काल NCERT में दिया गया है, 60 वर्ष होता है। और घोड़े का जीवन काल भी 60 वर्ष होता है। मगरमच्छ और घोड़े का जीवन काल 60 वर्ष होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे फ्रूट फ्लाई, घरेलू मक्खी या फल मक्खी। इसका जीवन काल 30 दिन अर्थात 1 महीने होता है। इसका जीवन काल 30 दिन या 1 महीने होता है। उसके बाद हम देखेंगे धान का जीवन काल 3 से 4 माह होता है। धान का जीवन काल 3 से 4 माह होता है। उसके बाद हम देखेंगे कछुए का जीवन काल NCERT में दिया गया है, तो कितना होता है? 100 से 150 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए बनियान ट्री या बरगद के वृक्ष का जीवन काल जो होता है, यह 200 से 300 वर्ष का होता है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवन काल को समझा। अब हम इसी क्रम में आगे जनन को समझते हैं। किसको? जनन को समझते हैं। जनन। अब आप कहेंगे जनन क्या है? देखिए, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर लगातार जीवन बना हुआ है। जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर लगातार जीवन बना हुआ है। अब देखिए, पृथ्वी पर इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर जीवन आज है, कल है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में आदमी नहीं रहेंगे। तो देखिए, जो आज बच्चे हैं वही बड़े होंगे और एक समय वृद्धि होगी, मतलब वृद्ध हो जाएंगे। तो देखिए, रिप्लेसमेंट चलता रहता है। तो जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, जो बड़े हैं वो वृद्ध होंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? साइकिल चल रहा है, चक्र चल रहा है। तो आपने ये देखा, तो आपने क्या कहा कि जीवन आने वाले समय में भी रहेगा। अतः हम प्रजनन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? पृथ्वी एक, देखिए, जैसे आप कहेंगे कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही तरह के नए जीवों को या नए संतानों को उत्पन्न करता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी तरह के ही नए संतानों को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। अब देखिए, जब जीव जन्म लेता है तो उसकी वृद्धि होती है। अभी तो हमने वही बात किया कि जब जीव जन्म लेगा तो उसकी वृद्धि होगी और नए जीवों को उत्पन्न करेगा। देखिए, जब कोई जीव जन्म लेगा तो उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी, मतलब एडल्ट होगा। और उसके बाद संतान को उत्पन्न करेगा और एक समय क्या होगा? उसकी वृद्ध हो जाएगी, मतलब वह बूढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? या आपने देखा कि किसी जीव का जन्म हुआ, वह उसका विकास हुआ, एडल्ट हुआ, फिर संतान उत्पन्न किया और अंत में बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। तो एक चक्र चल रहा है। क्या हुआ? एक चक्र चल रहा है। जन्म वृद्ध और मृत्यु। क्या हुआ? एक चक्र चल रहा है। तो आपने इसको देखा। अब हम देखेंगे, यदि कोई प्रजाति अपने आप को बनाए रखी है, यदि
कोई प्रजाति अपने आप को मेंटेन की हुई है, बनाए रखी है, तो वह किसके द्वारा? वह केवल प्रजनन के द्वारा, वह केवल प्रजनन के द्वारा ही संभव है। यदि कोई प्रजाति अपने आप को बनाए रखी हुई है, मेंटेन की है, तो किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। यदि कोई जीव प्रजनन करना छोड़ दे तो उसी दिन वह प्रजाति नष्ट हो जाएगी। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करना छोड़ दे तो उसी दिन से वह प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी फसलें हैं जो आदमी के द्वारा, मनुष्य मैनेजमेंट के द्वारा ही पृथ्वी पर सुरक्षित है। यदि इनका उपयोग मनुष्य न करे तो ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी। जैसे गन्ना एक ऐसी फसल है जो मनुष्य के द्वारा ही पृथ्वी पर बचा हुआ है। यदि मनुष्य इसका उपयोग न करे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कई ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग मनुष्य इस समय नहीं कर रहा है और वे फसलें लगातार समाप्त होती जा रही हैं। तो देखिए, ऐसी फसलों को जो मनुष्य के मैनेजमेंट द्वारा बची हुई हैं, उन फसलों को हम क्या कहते हैं? कल्टीजन फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्टीजन फसलें कहते हैं। और उसमें उदाहरण हो गया आपका गन्ना या शुगर केन। इसी प्रकार कई सारी फसलें हो सकती हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे, बड़ी पृथ्वी पर बड़ी जैव विविधता है। बड़ी पृथ्वी पर बड़ी जैव विविधता है। हर एक जीव का अपना एक तरीका है। देखिए, हर एक जीव का एक निश्चित तरीका होता है कि वह कैसे प्रजनन करेगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जो प्रजनन का तरीका है वह पौधों के जैसा है, या पौधों में जो तरीका है वह एक कोशिकीय जीवों में है। तो ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर बड़ी विविधता, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, बड़ी डाइवर्सिटी है, लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है। और इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव का प्रजनन करने का तरीका अपना अलग होता है। प्रजनन करने वाले जीव जिस प्रकार से प्रजनन करते हैं उसके आधार पर हम बांट सकते हैं कि प्रजनन 2 प्रकार का होता है। अर्थात यह हम देखते हैं कि प्रजनन प्रक्रिया में एक जीव भाग ले रहा है या 2 जीव भाग ले रहा है। यदि प्रजनन प्रक्रिया में एक जीव भाग ले रहा है तो उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। देखिए, यदि प्रजनन प्रक्रिया में केवल एक जीव भाग ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहेंगे। यदि प्रजनन प्रक्रिया में केवल एक जीव भाग ले रहा है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। और यदि प्रजनन प्रक्रिया में, ध्यान दें, यदि प्रजनन प्रक्रिया में लैंगिक जनन, यदि प्रजनन प्रक्रिया में दो जीव एक ही जाति के 2 जीव भाग ले रहे हैं। यदि प्रजनन प्रक्रिया में एक ही जाति के 2 जीव भाग ले रहे हैं तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो हमने देखा, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 जीव भाग लेता है या जिसमें प्रजनन प्रक्रम में 2 जीव भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और 1-2 बात यहाँ पे याद रखेंगे। लैंगिक जनन में जो संतानें बनती हैं उनके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उनके लिए हम कुछ अलग, जैसे अनुवांशिकी में कुछ कोड होते हैं, भाषाएं होती हैं, उसी प्रकार उन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इन टर्म को हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को विस्तार से। तो आज हमने ये पढ़ा कि जीवन क्या है, जीवन काल क्या है, कुछ जीवों के जीवन काल को हमने देखा। उसके बाद हमने प्रजनन को परिभाषित किया। प्रजनन को हमने देखा कि एक जीव भाग ले रहा है प्रजनन प्रक्रम में या 2 जीव भाग ले रहा है। इसके आधार पर हमने प्रजनन को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग
हमने बांटा लैंगिक जनन और दूसरा है हमारे पास अलैंगिक जनन। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।